हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो फ्रेंड्स, आज चलिए स्टडी शुरू करते हैं। और कुछ समय से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आपका मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे अच्छे आप सबके कमेंट भी आए हैं, तो उन कमेंट्स को भी हम वापस देखेंगे। पिछले वीडियो में थोड़ी साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, तो उम्मीद है अभी इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो आइए अपनी स्टडी पर आ जाते हैं। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा सूदखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? तो थोड़ा सा आपको समय मैं दूंगी, ताकि आप इस क्वेश्चन को समझकर सॉल्व कर सकें। तो हस्ताक्षर करने की बाध्यता जिसने की थी वह था कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2011 का। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा सूदखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बाध्य किया। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा ही लेट हो गया है, नाइट के समय मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैंने पहले की वीडियो में भी आप सबको कहा है कि जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, लेकिन कोई एक समय निश्चित अभी निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो जैसे भी समय मिलेगा वैसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? गेस कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये हो जाएगा स्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जेआईसी लेक्चरर एग्जाम 2012 का प्रश्न रहा है। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की स्थाई बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से काफ़ी जमींदार भी प्रभावित हुए। बहुत से लोग इस नियम से अपनी पूर्ण जमीन खो बैठे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ कुछ जमींदारों को हुआ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो ये व्यवस्था स्थापित करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया, जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को हम इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, में परिवर्तित कर दिया गया। यह व्यवस्था भारत में बहुत दिनों तक लागू रही। इस व्यवस्था के तहत भूमि लगान का 10/11 भाग कंपनी सरकार को देना तथा 1/11 भाग जमींदारों को अपनी सेवा के लिए पास रख लेना था। रैयतवाड़ी व्यवस्था या प्रथा कहाँ प्रारंभ की गई? तो रैयतवाड़ी जो प्रथा प्रारंभ की गई है वो प्रारंभ हुई है मद्रास में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं।
अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो व रीड को माना जाता है। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी थी। यह व्यवस्था बंबई, मद्रास और असम में लागू थी। निम्नलिखित स्थानों में से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया? तो यह क्षेत्र था मद्रास और मुंबई। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2013 का प्रश्न रहा है, पीजीटी हिस्ट्री 2005 का प्रश्न रहा है और पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2002 का प्रश्न है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इसकी व्याख्या पर आ जाते हैं। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के प्रतिपादक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग, आधुनिक कर्नाटका का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जेदारी अधिकार दिए गए और ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। किस बंदोबस्त ने किसानों या कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर से उसके अधिकारों को नष्ट कर दिया? तो ये था स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भू स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, को अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान ना देने वाले काश्तकारों से जमीन वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मार्टिन बर्ट को। हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2014 का ये प्रश्न रहा है। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था पर पिता मार्टिन बर्ट को कहा जाता है। स्थायी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव हार्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय जाति दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में मैकाले का सर्वाधिक योगदान था। पुरानी गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया, उनकी लाभांश आश्वासन की गारंटी थी। कितने प्रतिशत की गारंटी थी? तो ये गारंटी थी 5% की। हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2014 का प्रश्न रहा है। पुरानी गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया, उनकी लाभांश आश्वासन की गारंटी 5% थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास 1846 में लॉर्ड
डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन को 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाया गया। अंग्रेजों द्वारा वाणिज्यिक और सामरिक उद्देश्य से भारत में बिछाई गई रेल लाइन को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था। यहाँ पे सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है, कौन सा कहाँ पर सुमेलित होगा, इसकी पहचान हमें करनी है। तो चलिए इसको मैचिंग कर लेते हैं हम। जोनाथन डंकन को हम कहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर बनारस का स्थायी बंदोबस्त। टॉमस मुनरो हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था से। कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त से। और हॉर्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त से। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2003 का ये प्रश्न रहा है। चलिए व्याख्या एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भूधृत पद्धति अपनाई। स्थायी जमींदार लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुई। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई तथा लगभग संपूर्ण अंग्रेजी भारत की 19% भूमि इसके अधीन शामिल हुई। इस स्थायी बंदोबस्त को बनारस प्रखंड में लागू करने का काम जोनाथन डंकन ने किया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी समझा जाता था। महलवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेती नहीं अपितु महल मतलब कि जागीर का एक भाग होता था। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी। यह प्रणाली यूपी, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई। इसके अंतर्गत 30% भूमि आई। इसके प्रणेता बोर्ड ऑफ कमिश्नर के सचिव लॉर्ड मैकेंजी थे। टॉमस मुनरो जो मद्रास का गवर्नर था ने कुल उपज का 3रा भाग भूमि कर का आधार माना और मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति का जन्मदाता बना। रैयतवाड़ी मद्रास के अतिरिक्त बंबई, जहां की एल्फिंस्टन को उनका जन्मदाता माना जाता है, में ही अपनाया गया। इसके अंतर्गत 51% भूमि आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया है फ्रेंड्स, तो मैंने रीड कर दिया है। नीचे आ जाएगा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2003 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। संभवतः उदारवादी दल की सबसे महान सेवा उस समय हुई जब इन लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य के भारत पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया। उन्हें भारतीय निर्धनता की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि यह निर्धनता अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण के कारण है। दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त वाचा द्वारा प्रतिपादित निकास का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका का दोषारोपण था। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दल वालों ने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए प्रचुर प्रयोग किया। एडवर्ड वेबन के शब्दों में ब्रिटेन राज में एक प्रकार का ऐसा लोहे का ढांचा था जिसने भारत में क्षतिग्रस्त शरीर को ऐसे समय तक जकड़ कर बांधे रखा जब तक कि विस्थापित हड्डियां तथा आंतरिक परिवर्धन से टूटे हुए तंतु धीरे धीरे जुड़ ना गए और रोगी ने पुनः अपनी आंतरिक एकता और संबद्धता प्राप्त नहीं कर ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो ऐसा कहने वाला था सहचर। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2003 का प्रश्न रहा है। डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 में भारत प्रथम रेल लाइन बंबई से थाने तक बिछाई गई। शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य में रेलवे लाइन के सूत्र में बांधकर एक हो गया। भारतीय सुरक्षा के लिए और आंतरिक संरचना व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सामरिक महत्व की लाइनें बिछाई गई। इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपने प्रसिद्ध रेल पत्र में दी गई थी और भारत में भावी प्रसार का यह आधार बना रहा। 1865 में सर अर्नोल्ड ने लिखा था कि रेल भारत में वह कार्य करने में समर्थ होगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया। न ही टीपू अपने अत्याचार द्वारा करने में सफल हुआ। यह भारत को एक राष्ट्र बना देगी। लेकिन 1885 में सहचर नामक समाचार पत्र ने अपने एक अंक में लिखा कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे जो कि आपको बुक में भी ढूंढने पर नहीं मिल रहे होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज चल रही है और यहाँ मैं आपको सब कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि इस तरह के प्रैक्टिस सेट और भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। यहाँ पे इस चैनल पर आपको NTA UGC नेट के ओल्ड पेपर, PGT TGT के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे और आई बटन के माध्यम से भी आप इन्हें देख सकते हैं। सभी वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन पेपर पर आ जाते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई? तो सभी को पता है इसका उत्तर, ये थी लॉर्ड डलहौजी के काल में डाली गई थी। और पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2004 का ये प्रश्न रहा है। ब्रिटिश कालीन भारत में भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करने वाली हड़प नीति लागू करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय सर्वप्रथम रेल लाइनों के बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1853 ईस्वी में डलहौजी की समय बंबई तथा थाने के बीच सर्वप्रथम रेल लाइन का संचालन प्रारंभ हुआ। डलहौजी के अन्य सुधारों में डाक तार विभाग की स्थापना, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1865 में पारित होना प्रमुख था। विलियम बैटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा के निषेध की घोषणा की और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल बने। यहाँ पे देख लेते हैं कथन और कारण का एक क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले कथन दिया हुआ है। कथन क्या कहता है? कथन कह रहा है कि डच ने 17वीं सदी के प्रारंभ में भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया। तो क्या कहते हैं आप लोग, राइट है या रॉन्ग है? तो यहाँ पे जो दिया गया कथन है वो बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम देख लेते हैं रीजन को। वे मिर्च और मसालों से सूती वस्त्रों का विनिमय करते थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दोनों ही सही है, लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। इसका जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। AR दोनों सही है, लेकिन AR की व्याख्या नहीं कर रहा है। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का। व्याख्या थोड़ी सी चेक कर लेते हैं हम। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद डच, अंग्रेज, डैन और फिर फ्रांसीसी। सन 1602 में स्थापित डच हॉलैंड कंपनी वरिंगदे ओस्ट इंडेज कंपनी ने मसाला व्यापार का एकाधिकार करने के लिए भारत तथा इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर अधिक ध्यान दिया। 17वीं सदी के आरंभ में डचों ने भारत
से मुख्यतः मिर्च, मसाले, सूती वस्त्र, नील तथा शोरा के निर्यात व्यापार में कब्जा जमा लिया था तथा पुर्तगालियों को समुद्र व्यापार से निष्कासित कर दिया। महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की? तो इस नीति के समर्थक थे या पहल करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी। हायर एजुकेशन एग्जाम मिडवेल हिस्ट्री 2014 का ये प्रश्न रहा है। महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति का पहल 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महल यानी समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था, जिसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान में अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। सूती वस्त्रों के उत्पादन से आयात कर घटाने के लिए लॉर्ड लिटन के निर्णय से किसने लाभ मिला? तो ये लाभ मिल रहा है ब्रिटिश उद्योग को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2000 का प्रश्न रहा है। लिटन स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थक था। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन उस समय उद्योग और व्यापार की दृष्टि से संपूर्ण व्यापार का नेतृत्व कर रहा था और स्वतंत्र व्यापार की नीति उसके हित में थी। भारत में ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता होती थी और उसके बने हुए माल को अच्छा बाजार प्राप्त होता था। इस कारण भारत का स्वतंत्र व्यापार नीति को अपनाना ब्रिटेन के उद्योग और व्यापार के हित में था। ब्रिटेन के व्यापारी भारत सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न आयात निर्यात करों का विरोध कर रहे थे। अतः अंत में भारत सचिव के आदेश और अपनी समाप्ति से लॉर्ड लिटन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया और प्रायः वस्तुओं से आयात निर्यात कर समाप्त कर दिया। इस प्रकार ब्रिटेन के हित की पूर्ति के लिए भारत हित का बलिदान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया था? तो ये विभाजन देने वाला कौन था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2004 का प्रश्न रहा है। कार्ल मार्क्स औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास के 4 चरणों में बांटा था। एक तो व्यापारिक पूंजीवाद, दूसरा मुक्त व्यापार, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। जबकि आर.पी. दत्त ने अपनी पुस्तक इंडियन में 3 चरणों में बांटा। वाणिज्यिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार, वित्तीय पूंजीवाद। दादा भाई नौरोजी भारत के धन के निकासन से संबंधित हैं। उन्होंने धन के निकासन को अनिष्ट की संज्ञा दी है और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। उनके अनुसार इंग्लैंड भारत का लहू चूस कर उन्हें समाप्त कर रहा है। 1905 में सदरलैंड को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, भारत की अवस्था बहुत बुरी है, उसका स्वामी और हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो फ्रेंड्स, आज चलिए स्टडी शुरू करते हैं। और कुछ समय से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आपका मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे आप सबके कमेंट भी आए हैं, तो उन कमेंट्स को भी हम वापस देखेंगे। पिछले वीडियो में थोड़ी साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, तो उम्मीद है अभी इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके।
तो आइए अपनी स्टडी पर आ जाते हैं। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा सूदखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? तो थोड़ा सा आपको समय मैं दूंगी ताकि आप इस क्वेश्चन को समझकर सॉल्व कर सकें। तो हस्ताक्षर करने की बाध्यता जिसने की थी वह था कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2011 का। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा सूदखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बाध्य किया। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा ही लेट हो गया है, नाइट के समय मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मैंने पहले की वीडियो में भी आप सबको कहा है कि जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, लेकिन कोई एक समय निश्चित अभी निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो जैसे भी समय मिलेगा वैसे ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? गेस कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जेआईसी लेक्चरर एग्जाम 2012 का प्रश्न रहा है। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून से काफी जमींदार भी प्रभावित हुए। बहुत से लोग इस नियम से अपनी पूर्ण जमीन खो बैठे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ कुछ जमींदारों को हुआ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो ये व्यवस्था स्थापित करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जेआईसी लेक्चर एग्जाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को हम इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, में परिवर्तित कर दिया गया। यह व्यवस्था भारत में बहुत दिनों तक लागू रही। इस व्यवस्था के तहत भूमि लगान का 10/11 भाग कंपनी सरकार को देना तथा 1/11 भाग जमींदारों को अपनी सेवा के लिए पास रख लेना था। रैयतवाड़ी व्यवस्था या प्रथा कहाँ प्रारंभ की गई? तो रैयतवाड़ी जो प्रथा प्रारंभ की गई है वो प्रारंभ हुई है मद्रास में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो व रीड को माना जाता है। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी थी। यह व्यवस्था बंबई, मद्रास और असम में लागू थी। निम्नलिखित स्थानों में से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया? तो यह क्षेत्र था मद्रास और मुंबई। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2013 का प्रश्न रहा है। पीजीटी हिस्ट्री 2005 का प्रश्न रहा है और पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2002 का प्रश्न है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इसकी व्याख्या पर आ जाते हैं। स्थायी
भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के प्रतिपादक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग, आधुनिक कर्नाटका का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जेदारी अधिकार दिए गए और ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। किस बंदोबस्त ने किसानों या कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर से उसके अधिकारों को नष्ट कर दिया? तो ये था स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हायर एजुकेशन एग्जाम मेडवेल हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भू स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, को अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान ना देने वाले काश्तकारों से जमीन वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मार्टिन बर्ट को। हायर एजुकेशन एग्जाम मेडवेल हिस्ट्री 2014 का ये प्रश्न रहा है। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था पर पिता मार्टिन बर्ट को कहा जाता है। स्थायी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव हार्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय जाति दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में मैकाले का सर्वाधिक योगदान था। पुरानी गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया, उनकी लाभांश आश्वासन की गारंटी थी। कितने प्रतिशत की गारंटी थी? तो ये गारंटी थी 5% की। हायर एजुकेशन एग्जाम मेडवेल हिस्ट्री 2014 का प्रश्न रहा है। पुरानी गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया, उनकी लाभांश आश्वासन की गारंटी 5% थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास 1846 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन को 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाया गया। अंग्रेजों द्वारा वाणिज्यिक और सामरिक उद्देश्य से भारत में बिछाई गई रेल लाइन को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था। यहाँ पे सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। कौन सा कहाँ पर सुमेलित होगा, इसकी पहचान हमें करनी है। तो चलिए इसको मैचिंग कर लेते हैं हम। जोनाथन डंकन को हम कहाँ पर कर देंगे? ये हो जाएगा यहाँ पर बनारस का स्थायी बंदोबस्त। टॉमस मुनरो हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था से। कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त से और हार्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त से।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2003 का ये प्रश्न रहा है। चलिए व्याख्या एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भूधृत पद्धति अपनाई। स्थायी जमींदार लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू हुई। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई तथा लगभग संपूर्ण अंग्रेजी भारत की 19% भूमि इसके अधीन शामिल हुई। इस स्थायी बंदोबस्त को बनारस प्रखंड में लागू करने का काम जोनाथन डंकन ने किया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी समझा जाता था। महालवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेती नहीं अपितु महल मतलब कि जागीर का एक भाग होता था। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी। यह प्रणाली यूपी, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई। इसके अंतर्गत 30% भूमि आई। इसके प्रणेता बोर्ड ऑफ कमिश्नर के सचिव लॉर्ड मैकेंजी थे। टॉमस मुनरो जो मद्रास का गवर्नर था ने कुल उपज का 3 भाग भूमि कर का आधार माना और मद्रास में रैयत वाड़ी पद्धति का जन्मदाता बना। रैयतवाड़ी मद्रास के अतिरिक्त बंबई, जहां की एल्फिंस्टन को उनका जन्मदाता माना जाता है, में ही अपनाया गया। इसके अंतर्गत 51% भूमि आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्न में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पाया है फ्रेंड्स, तो मैंने रीड कर दिया है। नीचे आ जाएगा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2003 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। संभवतः उदारवादी दल की सबसे महान सेवा उस समय हुई जब इन लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य के भारत पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया। उन्हें भारतीय निर्धनता की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि यह निर्धनता अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण के कारण है। दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त वाचा द्वारा प्रतिपादित निकास का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका का दोषारोपण था। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दल वालों ने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए प्रचुर प्रयोग किया। एडवर्ड वेबन के शब्दों में ब्रिटेन राज में एक प्रकार का ऐसा लोहे का ढांचा था जिसने भारत में क्षतिग्रस्त शरीर को ऐसे समय तक जकड़ कर बांधे रखा जब तक कि विस्थापित हड्डियां तथा आंतरिक परिवर्धन से टूटे हुए तंतु धीरे धीरे जुड़ ना गए और रोगी ने पुनः अपनी आंतरिक एकता और संबद्धता प्राप्त नहीं कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो ऐसा कहने वाला था सहचर। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2003 का प्रश्न रहा है। डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 में भारत प्रथम रेल लाइन बंबई से थाने तक बिछाई गई। शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य में रेलवे लाइन के सूत्र में बांधकर एक हो गया। भारतीय सुरक्षा के लिए और आंतरिक संरचना व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सामरिक महत्व की लाइनें बिछाई गई। इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपने प्रसिद्ध रेल पत्र में दी गई थी और भारत में भावी प्रसार का यह आधार बना रहा। 1865 में सर अर्नोल्ड ने लिखा था कि रेल भारत
में वह कार्य करने में समर्थ होगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया। ना ही टीपू अपने अत्याचार द्वारा करने में सफल हुआ। यह भारत को एक राष्ट्र बना देगी। लेकिन 1885 में सहचर नामक समाचार पत्र ने अपने एक अंक में लिखा कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे जो कि आपको बुक में भी ढूंढने पर नहीं मिल रहे होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ चल रही है और यहाँ मैं आपको सब कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि इस तरह के प्रैक्टिस सेट और भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। यहाँ पे इस चैनल पर आपको NTA UGC नेट के ओल्ड पेपर, PGT TGT के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे और आई बटन के माध्यम से भी आप इन्हें देख सकते हैं। सभी वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन पेपर पर आ जाते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई? तो सभी को पता है इसका उत्तर, ये थी लॉर्ड डलहौजी के काल में डाली गई थी। और पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2004 का ये प्रश्न रहा है। ब्रिटिश कालीन भारत में भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करने वाली हड़प नीति लागू करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय सर्वप्रथम रेल लाइनों के बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1853 ईस्वी में डलहौजी की समय बम्बई तथा थाने के बीच सर्वप्रथम रेल लाइन का संचालन प्रारंभ हुआ। डलहौजी के अन्य सुधारों में डाक तार विभाग की स्थापना, सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1865 में पारित होना प्रमुख था। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा के निषेध की घोषणा की और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल बने। यहाँ पे देख लेते हैं कथन और कारण का एक क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले कथन दिया हुआ है। कथन क्या कहता है? कथन कह रहा है कि डच ने 17वीं सदी के प्रारंभ में भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया। तो क्या कहते हैं आप लोग, राइट है या रॉन्ग है? तो यहाँ पे जो दिया गया कथन है वो बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम देख लेते हैं रीजन को। वे मिर्च और मसालों से सूती वस्त्रों का विनिमय करते थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दोनों ही सही है, लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। इसका जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। AR दोनों सही है, लेकिन AR की व्याख्या नहीं कर रहा है। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का। व्याख्या थोड़ी सी चेक कर लेते हैं हम। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद डच, अंग्रेज, डैन और फिर फ्रांसीसी। सन 1602 में स्थापित डच हॉलैंड कंपनी वरिंगदे ओस्ट इंडेज कंपनी ने मसाला व्यापार का एकाधिकार करने के लिए भारत तथा इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर अधिक ध्यान दिया। 17वीं सदी के आरंभ में डचों ने भारत से मुख्यतः मिर्च, मसाले, सूती वस्त्र, नील तथा शोरा के निर्यात व्यापार में कब्जा जमा लिया था तथा पुर्तगालियों को समुद्र व्यापार से निष्कासित कर दिया। महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की? तो इस नीति के समर्थक थे या पहल करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी। हायर एजुकेशन एग्जाम मिडवेल हिस्ट्री 2014 का ये प्रश्न रहा है। महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति का पहल 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महल यानी समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था, जिसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान में अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे।
सूती वस्त्रों के उत्पादन से आयात कर घटाने के लिए लॉर्ड लिटन के निर्णय से किसने लाभ मिला? तो ये लाभ मिल रहा है ब्रिटिश उद्योग को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2000 का प्रश्न रहा है। लिटन स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थक था। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन उस समय उद्योग और व्यापार की दृष्टि से संपूर्ण व्यापार का नेतृत्व कर रहा था और स्वतंत्र व्यापार की नीति उसके हित में थी। भारत में ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता होती थी और उसके बने हुए माल को अच्छा बाजार प्राप्त होता था। इस कारण भारत का स्वतंत्र व्यापार नीति को अपनाना ब्रिटेन के उद्योग और व्यापार के हित में था। ब्रिटेन के व्यापारी भारत सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न आयात निर्यात करों का विरोध कर रहे थे। अतः अंत में भारत सचिव के आदेश और अपनी समाप्ति से लॉर्ड लिटन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया और प्रायः वस्तुओं से आयात निर्यात कर समाप्त कर दिया। इस प्रकार ब्रिटेन के हित की पूर्ति के लिए भारत हित का बलिदान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को किसने निम्न 4 चरणों में विभाजित किया था? तो ये विभाजन देने वाला कौन था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2004 का प्रश्न रहा है। कार्ल मार्क्स औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास की 4 चरणों में बांटा था। एक तो व्यापारिक पूंजीवाद, दूसरा मुक्त व्यापार, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। जबकि आर.पी. दत्त ने अपनी पुस्तक इंडियन टोड में 3 चरणों में बांटा। वाणिज्यिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार, वित्तीय पूंजीवाद। दादा भाई नौरोजी भारत के धन के निकासन से संबंधित हैं। उन्होंने धन के निकासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। उनके अनुसार इंग्लैंड भारत का लहू चूस कर उन्हें समाप्त कर रहा है। 1905 में सदरलैंड को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, भारत की अवस्था बहुत बुरी है, उसका स्वामी और दास